चलो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए भाई, अब तो स्टार्ट होने जा रहा है एक न्यू चैप्टर, और चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आप चीजों को खुद से रिलेट करते हो, है ना। तो इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। जैसे इससे पहले जो चैप्टर था वो था भाई जीवों में विविधता, एंड बच्चे वहां पर मैम इतना डिफिकल्ट पॉइंट, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं, वो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट होता नहीं है, बट वो लगता है। लेकिन मैंने बहुत इजी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। अब यहीं पर जो आपका चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर में आप सिर्फ यही नहीं जानेंगे कि भाई कैसे हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, बट आप यहाँ पे बेटा लेकिन बहुत सारी चीजें भी ऐसी जानोगे कि भाई किन कारणों से आखिर हम बीमार अगर पड़ भी रहे हैं तो किन कारणों से पड़ रहे हैं, रीजन क्या है, ये सब चीज आप यहाँ पे जानोगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे अपने ऊपर, ठीक है, कि भाई क्या तरीके अपनाएं कि हम बीमार ना हो, है ना। लेक्चर नंबर है 1 स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पे देखेंगे एक बार अध्याय रूपरेखा। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा अध्याय रूपरेखा क्या होती है, कि हम चैप्टर को किस तरीके से पूरा करेंगे। तो यहीं पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दिया हुआ है, उसी के साथ यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य एवं रोग। रोग आपके और इसके कारण, यानी कि भाई रोग जो हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देखो कितने प्रकार के हैं, किस किस से यानी कारक होते हैं ये। आपके निवारण के सिद्धांत, ठीक है, कैसे हम बच सकते हैं इन्हीं किनसे भाई, जो ये रोग हैं जो हो रहे हैं, तो भाई इन रोगाणुओं से हम कैसे बच सकते हैं, रोगों से कैसे बचा जाए कि भाई हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, है ना। तो यहाँ पे निवारण के सिद्धांत में आप क्या जानो कि भाई रोगों से कैसे बचा जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। अब एक बार देख लेते हैं इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चे लोग इससे पहले वाली क्लास में आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था जीवों में विविधता, है ना। कौन सा चल रहा था, जीवों में विविधता, ये वाला आपका चैप्टर चल रहा था। एंड गाइज ये जो चैप्टर था थोड़ा सा बड़ा था, एंड हमने इसके सारे के पॉइंट देखे क्लियर, और इस चैप्टर को क्या किया, कंप्लीट किया। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर था कि भाई जीवों में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर में आप लोगों ने जाना था क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसके लाभ क्या थे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से सभी जीवों को बांटा गया है ना। अब ये तो बात भाई थी कि भाई आपने इससे पहले वाली क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ा था, उसका टॉपिक क्या पढ़ा था। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस आज हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे स्वास्थ्य एवं रोग जानेंगे क्या है। हाँ जी, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, और होगी बेटा क्विज, ओके है। चलिए तो शुरू कर देते हैं, है ना। हाँ जी, स्वास्थ्य एवं रोग, ये आपका जो है भाई, आपका अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में सबसे पहले यही वर्ड आता है स्वास्थ्य एवं रोग। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बताइए, इसको जानने से पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई ये बताओ हमारा शरीर बना कैसे है, कैसे बना है भाई हमारा शरीर, बताइए। आप सिंपल बोलोगे कि भाई हमारा शरीर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है ना। पता है ना बेटा बहुत अच्छे से किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से। और हमें ये भी पता है कि जितनी भी नई नई कोशिकाएं बनती जाती हैं वो पुराने वाले से ही बनती हैं, यानी कि हर समय हमारे शरीर में कौन, कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो कोशिकाएं जो है भाई किसको बनाती हैं, भाई कोशिकाएं हमारे शरीर की क्या है भाई, हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। याद कीजिए कोशिका वाला चैप्टर। तो कोशिका किसको बना रही है, हमें। कोशिका का समूह मिलकर वो किसको बनाता है, ऊतक को बनाता है। ऊतक मिलके किसको बनाते हैं, अंगों को बनाते हैं। ये चीज भी बता रखी है बेटा, है ना। और अंग मिलके किसको बनाते हैं, अंग तंत्र को बनाते हैं। सोचिए भाई हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से। कोशिका किसको बना रही है भाई, यहाँ पे ऊतक को, ऊतक अंगों को, और अंग अंग तंत्र को। जैसे भाई अगर मैं बात करूं हमारे शरीर में कोई भी क्रिया होती है, कोई एक अंग तो काम नहीं करता है, बहुत सारे, यानी कि हर अंग का अपना अपना काम है। अब अगर यहाँ पे किसी क्रिया को पूरा करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका पाचन को पूरा करना है, तो पाचन में कोई एक अंग थोड़ी भाग ले रहा है, आपका मुंह भी भाग ले रहा है, ठीक है। वहीं पे मुख के बाद में आपका कौन भाई, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय है जिसको गुदा द्वार भी कहते हैं, ये सब भाग ले रहे हैं, तब जाके क्रिया हो रही है। यानी कि वो सारे अंग मिले और किसको बना दिया, अंग तंत्र को। क्लियर। अब यहीं पर हमारा जो शरीर है
यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हमारे शरीर को कैसे अच्छा रखना है। आपने देखा है कि कुछ बहुत अच्छे से हेल्दी से होते हैं, कुछ वहीं पे थोड़ी देर चलते हैं वो थक जाते हैं, है ना। या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि भाई वो कहता है नहीं भाई ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बोलता है कि नहीं भाई ये बहुत कमजोर है, ऐसी चीजें क्या है। तो स्वास्थ्य एवं रोग आप यहीं पे जानोगे। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले बात आ चुकी थी कि भाई हमारा शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। कोशिका किसको बनाती है, ऊतक को बनाती है। ऊतक किसको बनाते हैं, अंगों को, और अंग बनाते हैं अंग तंत्रों को। ठीक, सबसे पहले अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, आप क्या बोलेंगे कि भाई एक अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है। सिंपल सा गाइस, इस चैप्टर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड आप मुझे आंसर दोगे। क्लियर। सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए, अगर आपसे बोला जाए कि भाई एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। आपके सामने लिखा हुआ है किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य है। शारीरिक मानसिक का मतलब क्या है। यहाँ पे शारीरिक का मतलब है कि भाई उसे कोई बीमारी तो नहीं है, यानी कोई रोग तो नहीं है। सोचो अगर उसे कोई रोग होता, क्या वो स्वस्थ यानी कि उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता, नहीं होता भाई। उसको रोग है। रोग भी एक तरीके के थोड़ी है भाई, अलग अलग तरीके से है ना। तो किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक यानी कि भाई अगर उसे कोई चोट नहीं लग रही है, उसको कोई भी रोग नहीं है, तो इस तरीके से यानी कि भाई अगर वो शारीरिक रूप से ठीक है, और साथ ही साथ मानसिक यानी कि भाई कभी कभी आपने देखा है किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मानसिक तौर पे वो ठीक नहीं, यानी कि भाई कुछ ऐसी चीज है वो परेशान है अंदर ही अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीज होती हैं, लाइक जैसे टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन, ये सब चीजें क्या है भाई, वो मानसिक रूप पे ठीक नहीं है। यानी कि उसका शरीर तो बिल्कुल ठीक है, कोई चोट नहीं है, कोई रोग नहीं, लेकिन वो मानसिक तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ बोलेंगे, नहीं, है ना। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य क्या है कि भाई कोई व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तब आप बोल सकते हो कि भाई व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है। आगे आ जाइए, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, WHO हु यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके अनुसार आपका भाई स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और साथ साथ सामाजिक अवस्था है। अब यहाँ पे एक नाम और आया है सामाजिक, यानी कि कैसे। तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगी, क्या आपके आसपास का वातावरण आपको इफेक्ट नहीं करता। अगर आपके आसपास गंदगी है तो क्या आप पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, या फिर भाई कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि भाई आपको थोड़ा मेंटली फेस से गुजरना पड़ रहा है, तो क्या वो सही है, नहीं। यानी कि एक अच्छा वातावरण हमारे आसपास के लोगों का, कि प्रेम भाव से रहना, साथ ही साथ भाई कि भाई हमारे आसपास कोई गंदगी नहीं है, सब बहुत मिल के प्यार से रह रहे हैं, यानी कि हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, यानी कि जो भाई सामाजिक, क्या होता है सामाजिक, हमारे चारों तरफ। क्लियर। तो हु के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और कैसी बेटा यहाँ पे आपकी सामाजिक अवस्था है। लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले WHO की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि भाई जो स्वास्थ्य है किसी का अच्छा होता है, किसी का अपना भाई अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है भाई, यहाँ पे है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। तो ये क्या है यहाँ पे, है ना। तो आपने देखा है कि भाई स्वास्थ्य हर किसी का अच्छा नहीं है। क्लियर, यानी कि हर कोई ठीक नहीं है, कोई बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई बीमारी भी नहीं है। तो अगर हम देखें कि भाई अगर कुछ इंसान यानी कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, यानी कि ये जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आखिर बिगड़ क्यों रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। क्या हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि भाई जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। आप सोचो इस चैप्टर में क्या करना है, सिंपल, आपको जो टॉपिक सामने आएगा बस अपनी थिंकिंग को क्या करना है भाई यहाँ पे, यानी कि भाई अपनी चीजों को क्या करना है, सोचना है, दौड़ो, अपनी सोच को दौड़ाओ, सोचो क्या हो सकता है, क्या कारण है। क्लियर, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है कि भाई अगर एक इंसान है वो बीमार रह रहा है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वहां पे, आपसे पूछा जाए, बताइए।
क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या ऐसी गलतियां हम लोग कर रहे होंगे कि भाई लोग बीमार हो रहे हैं या हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें पता होता है कि भाई अरे, जैसे आपका क्या होता है कि भाई अभी अगर नॉर्मली बात करें, जैसे बोलते हैं कि भाई मैंने ना ठंडा खा लिया है ना, मेरा गला खराब हो गया, मेरे को जुकाम हो गया, तो ये चीज आपको पता है। अब आपसे बोला, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को ना क्या हो रहा है, मेरे गले में खराश हो रही है, मेरे को खांसी जुकाम हो रहा है क्योंकि मैंने ठंडी चीज खा ली। वो कारण आपको पता है, मैंने ठंडी चीज खाई, इस वजह से आप बीमार पड़ गए। इस तरीके से और भी ऐसे कारण हैं कि जो बीमार पड़ते हैं। तो वो कारण कौन कौन से हैं, यहाँ पे वो कारण बताइए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है ना। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक इंसान को जिंदा यानी जीवित रहने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है बताइए। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, हम पूरे दिन बहुत काम करते हैं, तो हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है ना। अब ऊर्जा कहां से आती है बेटा? तो ऊर्जा जो आती है भाई वो आती है आपके किससे? भोजन से। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे बात करूं भाई, भोजन क्या कुछ भी खा लेना चाहिए? हाँ जी, क्या कुछ भी खा लेना चाहिए? ठीक है, चलो भाई, चाउमीन हो गए, आपके नूडल्स वगैरह जितने भी हैं, बर्गर हो गए, पिज्जा, ये सब खा लेते हैं, पेट भर गया है ना। तो क्या सिर्फ एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, एनर्जी मिलेगी आपको? ठीक है, एनर्जी कैसे मिल रही है कि भाई उस वक्त तो बहुत तेज भूख लगी थी, कुछ नहीं मिला, तो आपने कहा चलो भाई बर्गर खा लेते हैं। अब आपने खा लिया, अब आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ गई, आप काम करने लगे, अब आपको भूख नहीं लगी रात को और आप सो गए, है ना। कुछ होते हैं बच्चे भाई बाहर का ही खाते हैं, घर का खाते ही नहीं है। तो सोचो बेटा, क्या वो बाहर का इतना हेल्दी होगा जितना आपका घर का खाना होगा? और घर के खाने में भी क्या भोजन हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और भोजन में ऐसा नहीं है बेटा कुछ भी खा लो। भोजन की हमें इसलिए जरूरत होती है, यानी कि भोजन अगर आप लेते हो तो आपको क्या लेना चाहिए? प्रॉपर संतुलित आहार। ठीक, संतुलित आहार ये कौन सा आहार है बेटा? ध्यान से, यानी कि वो आहार जिसमें आपका क्या है भाई? जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जिसमें आपका प्रोटीन भी है, क्लियर, और वहां पे आपकी वसा भी है। ओके, क्लियर है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिस भोजन में ये तीनों चीजें होती हैं हम उसको बोलते हैं कि भाई ये एक संतुलित आहार है। हमारे शरीर को जरूरत होती है विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा, क्लियर। एंड इनसे कौन मिलकर बना होता है भाई? कोशिकाएं भी इन सबसे मिलकर बनी है। अब सोचो, हमारे शरीर को इनकी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपने ये खाना नहीं खाया, क्या खाया? बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, मोमो खा लिए, है ना। तो ये जितने भी खा रहे हो, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, क्या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? क्या आपके स्वास्थ्य पर ये अच्छा इफेक्ट डालेंगे? हाँ या ना? आप सिंपल बोलोगे नहीं मैम, लेकिन फिर भी खाएंगे, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है, आप खाइए, मना नहीं करते हैं। आप बोलोगे मैम आप भी तो खाते होंगे, मैं बोलूंगी यस बिल्कुल खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप डेली डेली खाओ। महीने में एक बार खा लिया, मन कर रहा है खा लिया, ओके। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई डेली डेली सुबह भी अब सुबह अब है तो भाई मैगी बना ली, दोपहर में अब ये खा लिया, शाम में वो मंगा के खा लिया, अगले दिन भी यही, आप डेली यही करो। नहीं, कभी कभी कि भाई महीने में एक बार आज हमने ये खा लिया, ये मन कर रहा था बहुत टाइम। उससे क्या होगा? जब आप डेली एक संतुलित आहार लोगे, आपके शरीर की जो जरूरतें हैं, जो आपके शरीर को आवश्यक तत्व जो चाहिए वो मिलेंगे, सबसे पहली चीज। सेकंड चीज क्या है? आप बीमार होने से बचोगे। क्यों? क्योंकि अच्छा खाना खाओगे तो आपके शरीर में ताकत बन रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, है ना। इम्यूनिटी क्या होता है? पता है क्या होता है इम्यूनिटी? तो बेटा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? आपके शरीर में एक होता है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। वो तंत्र क्या करता है वो मैं आपको इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी, अभी के लिए थोड़ा बता रही हूँ। वो तंत्र क्या करता है भाई? हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है ना। जैसे कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे ऊपर अटैक करने आते हैं ना, तो बचाता है कि नहीं भाई बॉडी को बीमार पड़ने नहीं देना है ना। तो कब स्ट्रांग होगा? जब आप अच्छा एक संतुलित आहार लोगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे यही दिक्कत आ रही है कि भाई आजकल जितने भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, वो एक संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी अपने घर में भी, दादा दादी अक्सर बोलते हैं या फिर घर के बड़े बोलते हैं कि पहले का खाना ना अलग ही हुआ करता था, है ना, वो लगता था शरीर में। ऐसे लाइन सुनी होंगी। ठीक,
ये मेरे घर में बात होती है भाई, ऐसी बोलते हैं कि भाई पहले खाना बहुत अच्छा था, एंड हम भी सुनते हैं कि भाई जब हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि ऐसा होता था, हम बोलते थे अच्छा। तो ये आपके घर में भी होता होगा। एंड वाकई पहले का खाना क्या था, बहुत अच्छा था, ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई अब मिलावट की चीजें आ रही है, एंड वो मिलावट की चीजें सीधा किस पे फर्क डाल रही है, इंसान पे फर्क डाल रही है, जिससे इंसान क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। तो एक संतुलित आहार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी जरूर खानी चाहिए, प्रोटीन, दालें अच्छे से खानी चाहिए, वसा, घी, तेल, ये सब प्रॉपर लेना चाहिए। यानी कि भाई स्वास्थ्य उसका बिगड़ना, यहाँ पे एक मेन कारण ये भी है कि लोग एक प्रॉपर डाइट, अपना एक संतुलित आहार नहीं लेते हैं। हाँ जी, यहीं पे सेकेंड चीज आप देख रहे हो क्या है भाई, साफ सफाई का ना होना। किसका बेटा, साफ सफाई का ना होना। ओके, अब सोचिए भाई यहाँ पे साफ सफाई, गली से निकले हैं, कूड़े का ढेर लग रहा है। अब सोचो वो कूड़ा जहां पे इकट्ठा था, स्टार्टिंग में कोई ना कोई आया होगा, उसने वहां फेंक दिया होगा, दूसरा आया उसने वहां फेंक दिया होगा। इस तरीके से लोगों ने देखा रहे कूड़ा इकट्ठा है तो यहाँ पे फेंक देते हैं। एक जगह को वो कूड़े ऐसा बना देते हैं भाई, इकट्ठा कर करके इतना लंबा वहां पे ढेर से इकट्ठा हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे कूड़ा पड़ा है, वो कूड़ा क्या करता है भाई, इसमें स्मेल नहीं आएगी, गंदगी है वो, ठीक है, बदबू आती है, बिल्कुल आती है। क्या वो बीमार नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, है ना। उसने क्या किया भाई, उस गंदगी ने सिर्फ वहां के जैसे जल हो गया, पानी में कुछ लोग कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है, नदी में, इस जगह से, तो वहां पे उस जल को दूषित किया ही किया। लेकिन साथ ही साथ सोचो भाई, जो उस पानी को पिएंगे या फिर कहीं पे खुले में मैदान में पड़ा है कूड़ा, वो जो स्मेल है, क्या वो वायु के जरिए जो भी कीटाणु होंगे, रोगाणु जो होंगे, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, आपको बीमार नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें इंसान बीमार पड़ रहा है तो भाई उसमें इंसान का ही हाथ है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि जो भाई स्वास्थ्य है और इसका बिगड़ना क्या है, कि एक तो खाने पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाई होता क्या है, गंदगी कूड़ा करकट को ऐसे ही फेंक देते हैं। साथ ही साथ कपड़ों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अपने शरीर की सफाई डेली नहाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्लियर। सिर्फ ये मत देखो कि भाई हमारा घर साफ है, ये भी देखो कि आपके घर के आसपास कहीं गंदगी तो नहीं है ना। तो उससे भी आप क्या पढ़ सकते हो बेटा, बीमार पड़ सकते हो। तो इन चीजों का क्या रखना होगा भाई, इन चीजों का हमें रखना होगा ध्यान, ताकि हम क्या ना पड़े भाई, बीमार ना पड़े। अब इन्हीं सब चीजों का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे, है ना। कुछ भी खा रहे हैं, सोचो एक खुली जगह पे हो आप, है ना, आपने देखा होगा जब आप जाते हो बाहर निकलने घूमने, छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं, है ना। अब वहां पे आप देखते हो कहीं कहीं जगह पे कुछ तो बहुत सफाई से कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ इतनी मक्खियां होती हैं किसी किसी जगह पर, है ना, गंदगी होती है, साइड में मक्खियां भिनक रही हैं, साइड में कुछ उसके ठेले पर भी सफाई नहीं है। तो ऐसी जगह से आप जब आप खाने जाते हो, ठीक है, तो आप गए भाई, आपको अपने कहा वहां सस्ता मिल रहा है 10 रुपए का, यार ये मत देखो, ये देखो कि क्या आप 10 रुपए लेकर वो चीज खा रहे हो, क्या आपको उल्टे ना लगाने पड़ जाएं। तो हमेशा साफ सफाई वाली जगह से खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूषित खाना खाओगे, ठीक है, साथ साथ दूषित जल पियोगे, तो वो आपको बीमार करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। खुले में जितनी भी चीजें रखी होती हैं खाने की, उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो सीधा इफेक्ट डालती हैं किस पर, हमारे शरीर पर, है ना। चलिए, अब अच्छे स्वास्थ्य की निशानियां क्या हैं, चलो यहाँ पे बताओ फटाफट से, आपको बताना है गाइज यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी एंड बहुत इंटरेस्टेड है, इसके बाद पक्का आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, है ना। हाँ जी, अच्छे स्वास्थ्य की निशानियां क्या क्या हैं। चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना, देन मैं आपको बताऊंगी क्या क्या निशानियां हैं, बताइए। चलिए जाने फिर, चलो देर नहीं करते। तो स्वास्थ्य अच्छे, यानी कि भाई जो स्वास्थ्य है अच्छा रहने की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि आपने देखा है इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर हम हेल्दी हैं, आपने देखा है कभी कभी हम बहुत खुशी से काम करते हैं, बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई चोट नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, आसपास का इन्वायरमेंट, वातावरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी आप देखते हो आपका खुद से मन नहीं करता है ना। अगर आपको बुखार है तो आपको खुद से मन नहीं करेगा मैं कुछ भी काम करूं, आपका मन करेगा बस लेटे रहूं मैं। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, क्या अब जब आप बीमार पड़े हो, क्या उसने आपके काम पे फर्क डाला है या नहीं डाला है? भाई बिल्कुल डाला है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है अच्छा रहने की वह अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य,
यानी कि भाई उचित प्रकार से किए जा सके, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने काम प्रॉपर कर पा रहे हो, वहीं पे अभी आपके सर में दर्द हो गया, क्या आप क्लास को प्रॉपर देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, अरे बाद में देख लेते हैं, अभी सर में दर्द हो रहा है। तो काम पे बाधा पड़ी, दिक्कत आया, वहां पे दिक्कत आई ना, बाधा आई ना। तो यहां पर यही चीज, जब आपके काम पे किसी चीज का फर्क ना पड़े, आप खुशी खुशी अपने काम करें, आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत आराम से हैं, कुछ चीज नहीं सोच रहे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको कोई चोट कोई रोग नहीं है, तो वो है कि भाई आपका स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन वहीं पे आपका काम नहीं करने को मन नहीं कर रहा, आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ वहां पे आप बोल रहे हो कि भाई मैम हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, सर में दर्द हो जाता है, तो भाई यानी कि आप ठीक नहीं हो, आपके काम में बाधा उत्पन्न हो रही है ना, होता है इस तरीके से। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति, यानी कि भाई अगर हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, हमें देखो अच्छे खाने पे ध्यान देना है, सफाई पे ध्यान देना है, इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है? अच्छा भौतिक पर्यावरण। अच्छा भौतिक पर्यावरण का क्या मतलब है भाई? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को, एग्जांपल क्या दिया था गाइस, कि भाई वहां पे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है एंड वहां से सोचो आप कि वहां से बदबू आ रही है, तो वो वायु वहां की दूषित हुई, क्या दूषित हुई बेटा? वायु, ठीक। अब वो वायु यानी कि जब आप सांस लोगे तो क्या आपके शरीर में प्रवेश होगी या नहीं होगी? बताइए। जब आप यहां से, यानी कि जब वायु आप ले रहे हो, आपको सांस लेनी है, लिया, ठीक है, अब क्या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे? भाई बिल्कुल करेंगे, और सीधा फर्क किस पर डालेंगे? फेफड़ों पर, लंग्स पर। क्यों? क्योंकि जब हम वायु के द्वारा कुछ भी, अगर हमारे रोगाणु हमारे शरीर में जाते हैं तो सीधा हमारे किसको इफेक्ट करते हैं? ज्यादातर लंग्स को, फेफड़ों को, क्योंकि भाई फेफड़े किससे संबंधित है गाइस? फेफड़े संबंधित है आपके किससे? भाई वो संबंधित है आपके सांस लेने से। अच्छा सामाजिक वातावरण, यानी कि भाई आपके आसपास का माहौल भी बहुत फर्क डालता है। किस पे फर्क डालता है गाइज? आपके स्वास्थ्य पर, ठीक है। अगर आपका आसपास का माहौल अच्छा नहीं है आपके, तो ये क्या हो रहा है ना, अजीब सा होता है, आपको टेंशन होती है, तो वो चीज नहीं। आपका अगर आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो, तो वो आपके यानी कि स्वास्थ्य में दिखता है कि भाई हेल्दी हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या। एक अच्छा खाना खाओ, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करना चाहिए, लंच और डिनर, यानी कि अपना भाई नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई ना उठ रहे हैं आराम से 2 बजे, नाश्ते का ही नहीं पता भाई, ये तो बहुत चीजें होती हैं बच्चों के साथ, है ना। तो ये चीज क्या नहीं करनी है, हमें नहीं करनी है। हमें नाश्ता प्रॉपर करना चाहिए, दोपहर का खाना अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो हम लोगों को क्या लेना चाहिए भाई? प्रॉपर करना चाहिए। रात का खाना अच्छे से खाना चाहिए, ताकि भाई हमारे शरीर की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, है ना, एंड हम रोगों से बचे रहें। और साथ ही साथ आपने देखा है जिस दिन आप खाना नहीं खाते, क्या बॉडी में एनर्जी होती है? बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होती ना। तो उसी तरीके से, क्लियर? क्या कहना चाहते हैं भाई यहाँ पे, कि अगर आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, है ना। तो थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी खा सकते हो कि अरे अब की बार कुरकुरे खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो चलो ठीक है, पेट भर गया, थोड़ी सी एनर्जी आई, काम करा। लेकिन एक जो प्रॉपर तरीके से जो आपको शरीर के जो आपको भाई तत्व मिलने थे वो मिले नहीं मिले, है ना, वो आवश्यक तत्व तो मिले ही नहीं। तो यहीं पे संतुलित आहार और क्या बोल रहे हैं, सक्रिय दिनचर्या, ओके है। चलिए, तो भाई खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी और तभी हम एक्टिव होकर काम कर पाएंगे पूरा दिन। नेक्स्ट, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार। बच्चा ये बात ना कहने की होती है, लाइक जैसे बोल देते हैं कि भाई ठीक है पैसा हर चीज नहीं है, लेकिन ये आप भी मानोगे कि इंसान के पास एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि भाई वो अपना भाई जो खाना है वो अच्छे तरीके से खा सके, अपने घर वालों को बहुत अच्छे तरीके से खिला सके, क्लियर। यानी कि एक इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि भाई उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, क्लियर। अगर आप अभी मार्केट में जाओगे तो कोई आपको फ्री में नहीं देगा, ये कहने की बात होती है कि भाई पैसा सब चीज नहीं होती है। एटलीस्ट इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि भाई वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। तो यहीं पर आप सोचो, आप मार्केट में जा रहे हो कि आपको बिना पैसे दिए कोई सब्जी देगा? नहीं देगा। आप सब्जी नहीं आएगी तो आप खाना नहीं खा पाओगे, खाना नहीं खा पाओगे तो क्या आप फिट रह पाओगे? अपने बॉडी को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। तो अच्छी आर्थिक स्थिति भी क्या है बेटा, जरूरी है ना। दवाई लेनी है कुछ तो बिना पैसे के तो कोई नहीं देगा, है ना। तो यही चीज, तो ये चीजें क्या करनी होती है बेटा, यहाँ पे सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कुछ बातें कहने की होती हैं, सुनने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल लाइफ में वही चीजें जो होती हैं थोड़ी इफेक्ट करती हैं।
तो अच्छी आर्थिक स्थिति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि इतना पैसा हो इंसान के पास कि भाई वो अपना और अपने घर वालों का, यानी कि भाई सब अच्छे से खाना खा सके, उनकी पढ़ाई यानी अपनी उनकी जो जरूरत है उनको पूरा कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर होना है तभी पूरी होगी, नहीं, इतना पैसा होना चाहिए कि भाई वो अपने घर की अपनी जरूरतें पूरा कर सके। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आता है रोग। हमने स्वास्थ्य को तो जान लिया क्या है कि भाई स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानियां हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब यहीं पर आ जाता है रोग। तो रोग क्या है? हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं बाधा उत्पन्न करना, क्योंकि भाई जब बीमार होते हैं आप काम नहीं कर सकते, आपके काम में बाधा आई, बिल्कुल आई। तो भाई रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा या प्रभावित करे। भाई बीमार होते हैं हम, जो काम को डेली प्रॉपर तरीके से करते हैं, क्या वो आप कर पाते हो? नहीं कर पाते भाई, है ना। तो क्या हुआ हमारे काम पे, क्या हुआ भाई, वहां पे प्रभाव दिखा ना बेटा काम, तो बिल्कुल वहां पे प्रभाव दिखा। अब आगे आ जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे बारी है कि रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। तो रोग किस तरह के दिखाई देते हैं बताओ? हाँ जी, किस तरीके के रोग दिखाई देते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोग किस तरीके के दिखाई देते हैं। मैं आपसे सिंपल पूछती हूँ, बताओ आप क्या बोलोगे यहाँ पे, मुझे क्या जवाब देंगे आप, बताइए बताओ। चलो जानते हैं। तो बेटा रोग अगर हम बोले कुछ दिखाई देते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अब बोलोगे मैम दिखाई कैसे देते हैं? तो एक चीज बताइए, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखने से मतलब क्या है यहाँ पे? लक्षण से। ठीक, रोग का कैसे पता लगता है भाई? लक्षणों से पता लगता है। लक्षण क्या देते हैं? किसी यानी कि भाई कोई रोग है वहां पे ये बताते हैं कि भाई, यानी कि लक्षण क्या बताते हैं? निश्चित संकेत देते हैं कि भाई ये बीमारी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल अभी देती हूं। चलो हाँ जी, तो भाई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मानते हैं, ठीक है, लिख लो इसको उदाहरण के लिए। हाँ जी, किसी इंसान को क्या हो गया? बुखार हो गया। क्या हो बेटा? किसी इंसान को बुखार है। अब जब उसको बुखार है, उसको क्या क्या फील होगा? उसका भाई बॉडी या भाई माथा क्या हो रहा होगा? भाई उसका माथा गर्म हो रहा होगा, उसकी बॉडी गर्म हो रही होगी, उसके शायद सर में भी दर्द हो सकता है। यानी अलग अलग लक्षण होते हैं थोड़े से, लेकिन एक होता है कि भाई उसकी बॉडी गर्म होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या बोलता है? क्या बोलता है? सबसे पहले ये पूछता है कि बताओ क्या दिक्कत है। आप फिर बोलना स्टार्ट करते हो, है ना, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। फिर वो क्या करता है? आपका चेकअप करता है, जो आपने लक्षण बताए हैं, फिर वो उसके बेसिस पे क्या करता है? आपका चेकअप करता है। फिर जब वो चेकअप कर लेता है, उसे श्योरिटी हो जाती है कि भाई इसको ये बीमारी लग रही है, इसको ये बीमारी है ना। कभी कभी बीमारियों की अच्छे तरीके से जांच करने के लिए टेस्ट भी करवाते हैं कि भाई वहां पे कि जो रोगी है उसने निश्चित लक्षण दे दे कि उसको ये हो रहा है। अब उससे कभी कभी तो नॉर्मल छोटे जैसे छोटा मोटा बुखार होता है, तो हल्का सा बुखार है, सर में दर्द है, डॉक्टर देखता है कि भाई कितना बुखार है और दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। यानी वहां पे उसने क्या दिया? लक्षण में क्या बताया कि भाई ये बीमारी वहां पे हो सकती है। क्लियर है? तो वहां पे तो इलाज हो गया, लेकिन कुछ कैसे होते हैं जहां पे डॉक्टर को भी श्योरिटी लेनी होती है कि भाई वो कहता है कुछ टेस्ट कराने होंगे, क्या भाई ये तो नहीं है। फिर वहां आता कि यस, तो फिर वो डॉक्टर उसी अकॉर्डिंग इलाज करता है। अगर नहीं तो वो समझ जाते हैं कि भाई ठीक है, इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे रोग किस तरह दिखाई देते हैं? रोग दिखाई कुछ आप कह सकते हो दिखाई देंगे, कुछ नहीं। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे रोग वैसे दिखाई देते कि भाई अरे इसको ये हो रहा है, नहीं, वहां पे लक्षण दिखाई देते हैं, जो क्या देते हैं? निश्चित संकेत देते हैं कि भाई इसको ये बीमारी हो सकती है। तो आ जाइए, जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाता है। किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का क्या कहलाता है बेटा? लक्षण कहलाता है। और लक्षण ही क्या देते हैं? निश्चित संकेत कि भाई इसको ये बीमारी हो सकती है। समझ आया बेटा? चलिए अब यहीं पर, हाँ जी, यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स आए हैं, इसमें मैं सबसे ऊपर वाली जो लाइन है एक बार इसको आपको बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक वाली जो ये लाइन है, जब से लेके यहाँ तक, कहना क्या चाहते हैं भाई? जब सिर में दर्द होता है, आप क्या बोलते हो? मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अभी क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? क्योंकि सर में दर्द है। उस सर में जब आपके दर्द हुआ बेटा, उसमें आपके कार्यों पे फर्क डाला, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपके कार्यों पे फर्क आया, आपके शरीर के अंगों पे फर्क आया कि भाई मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है।
तो सर पे फर्क पड़ा आपके, बिल्कुल सिर पे फर्क पड़ा है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे होता क्या है कि बेटा रोग क्या देते हैं, यानी कि भाई रोग जो होते हैं ये क्या होते हैं भाई, रोग वो अवस्था जिसमें क्या होते हैं भाई, कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी या फिर उनको प्रभावित करेंगे। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो रोग जो यहाँ पे बोला गया था कि भाई किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो भाई रोग दिखाई देंगे भी नहीं भी, यानी कि दिखाई देने से क्या मतलब है कि लक्षण दिखते हैं भाई उनके कि ये डिजीज हो सकता है। आगे आइए, लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है, ठीक है, और रोग की पुष्टि, ठीक है, के लिए क्या करता है भाई, कुछ टेस्ट कराता है, यानी कि भाई वो देखता है। अगर उसको श्योरिटी है पहले ही, बिना टेस्ट से पहले, जैसे आपने बताया कि भाई बुखार था, उसने चेक किया कि भाई इतना बुखार है, उसने देखा थोड़ा सा ही बुखार है और सर में दर्द बता रहे, ज्यादा कुछ नहीं बताया, उसने आपको एक दवाई दी, आप ठीक हो गए, यानी कि भाई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी। लेकिन जब आप लक्षण बताते हो, डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो कहता है कि एक बार देख लेते हैं, आपको आराम नहीं पड़ा, फिर वो कहता है अब टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि जो लक्षण बताए एक बार 100% वहां पे श्योरिटी लेनी है कि भाई ये बीमारी तो नहीं है, कहीं यही बीमारी तो नहीं है। तो इस तरीके से वो पुष्टि के लिए क्या कराता है, टेस्ट कराता है, फिर पता लगता है अच्छा भाई इसको ये बीमारी है, ठीक है, उसको फाइनल हो जाता है। यानी कि जो जो उसको लगता है कि भाई ये, देखो लक्षण जो होते हैं एक रोग के यानी एक बीमारी के, ठीक है, यानी कि अलग अलग बीमारियां होती हैं, लक्षण सबके अलग अलग हो सकते हैं, बुखार में भी सर में दर्द होता है, नॉर्मल भी सर में दर्द होता है, ठीक है, तो अलग अलग बीमारियों के कुछ लक्षण सेम हो सकते हैं, सारे नहीं, मैंने बोला कुछ लक्षण सेम हो सकते हैं। तो वहां पे उसको लगा, उन्होंने कहा कि भाई दवाई तो सर नहीं करी है, यानी कि भाई ये तो उसको नहीं है बीमारी। फिर उसने क्या करा, जो जो उसको बीमारी लग रही थी, जो आपने लक्षण बताए थे, उनके आधार पर उसने क्या लिखवा रख दिया बेटा, वहां पे टेस्ट करवा दिए। अब देखा उसने कि भाई अगर जो जो उसने टेस्ट करवाए हैं, ठीक है, अब वहां देखता है कि भाई कोई ये बीमारी तो नहीं, लेकिन उसमें देखा कि भाई ये बीमारी निकल गई है, फिर वो उसी अकॉर्डिंग आपको दवाइयां देगा, उसी अकॉर्डिंग आपका वहां पे इलाज चलता है ना। तो क्या करवाता है भाई, अपनी पुष्टि के लिए टेस्ट करवाता है, यानी कि 100% वो श्योरिटी लेते हैं कि भाई यही बीमारी है या कोई और है। ओके, चलो, रोग के लक्षण वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस करता है, रोग लक्षण कहलाता है। उदाहरणार्थ गले या पेट में दर्द होना, चक्कर आना। भाई लक्षण सोचो, अगर आपकी तबीयत खराब है, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, क्या किसी को ऐसे ही पता लग जाएगा कि भाई आपकी तबीयत खराब है, नहीं, है ना। कभी कभी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, हम बोलते हैं भाई तबीयत खराब है, कभी तुम खुद से बोल देते हैं जाके कि भाई अरे सर में दर्द हो रहा है मेरा, अरे में तो ये हो रहा है। सोचो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई जो लक्षण होते हैं, यानी कि या फिर जो संकेत होते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी आपको अगर चोट लगी है तो दर्द हो रहा है, या फिर आपके पेट में दर्द हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द हो रहा है, अब वो आप ही महसूस कर रहे हो कि आपको पेट में दर्द हो रहा है ना, दूसरे को पता भी नहीं है कि आपको क्या हो रहा है। तो वहां पे वो चीज आपने महसूस करी है कि भाई आपको क्या हुआ है, पेट में दर्द हुआ है, अब वो आपको महसूस हो, यानी कि ये लाइन जो बोल रहे वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य, अभी तक आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे आपके पेट में दर्द हो गया। अब क्या वो सामान्य कार्य करेगा, नहीं, सामान्य कार्य ना करने से मिलते हैं, यानी कि आपने कुछ गलत खाया था जिसकी वजह से पेट में दर्द हो गया, ठीक है, जिसे सिर्फ केवल रोगी महसूस कर सकता है, यानी कि भाई आपको पेट में दर्द आप ही महसूस करोगे, ऐसा नहीं होता कि आपको पेट में दर्द हो रहा बराबर वाला महसूस करेगा, नहीं, रोग लक्षण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे चुके हैं, गले या पेट में दर्द होना, साथ ही साथ चक्कर आना। अब यहाँ पे लक्षण तो पता लग ही चुके हैं कि भाई अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, जिससे भाई क्या पता लगता है, वहां पे किसी रोग का पता लगता है कि भाई ये इसको निश्चित डिजीज है, यानी कि ये रोग है। अब आगे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं, रोग के चिन्ह, यानी कि रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर के कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यहाँ पे कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है, वही चीज है। रोगों के कारण क्या हो सकते हैं, अगर हम देखा जाए तो भाई यहाँ पे देखो दो तरीके से कारण हो सकते हैं। यहाँ बोल रहे नंबर 1, रोगों के प्रकार को दो वृहद समूह में बांटा जा सकता है। एक तो बेटा वो कारण हो सकता है आंतरिक कारक से होने वाला, यानी कि भाई हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज की कमी हो गई है, हमने प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाया जिसकी वजह से कमी हो, जैसे आपने सुना होगा, घर में बोलते हैं कि अरे खा ले वरना शरीर में ये चीज की कमी हो जाएगी, बोलते हैं, सबको पता होगा बिल्कुल। तो आंतरिक कारक क्या है, आंतरिक कारक बेटा है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ क्या हुई है बेटा, वहां पे ऐसी चीजें हुई है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ है, किसी न किसी चीज की शायद कमी आ गई, क्लियर, जिसकी वजह से रोग हुआ है। या फिर बाह्य कारक, यानी कि कोई बाहर से कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, वो क्या करा है भाई, उसने हमारे शरीर में क्या कर लिया है, प्रवेश कर लिया है ना, और वो बीमार कर रहा है। दो ही चीज हो सकती हैं,
बिल्कुल मानते हैं उस बात को। रोगों के क्या कारण हो सकते हैं भाई? या तो कोई बाहर से कोई भी रोगाणु, जैसे कोई भी सूक्ष्म जीव, आपका बैक्टीरिया, वायरस, वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर गया, या तो तब बीमार होंगे। या कब बीमार होंगे? शरीर में ही किसी न किसी चीज की कमी आ गई है ना, तब बीमार होते हो। तो शरीर के अंदर अगर किसी चीज की कमी आती है, कुछ भी चीज होती है, तो वो आंतरिक कारक होते हैं। वहीं पर बाह्य कारक जब कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। अब आगे आइए, चलिए आंतरिक कारकों से होने वाले रोग कौन से हैं? तो बेटा रोगों के आंतरिक कारक ऐसे कारक होते हैं जो शारीरिक रचना या शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कुछ आपके यहाँ पे बेटा आंतरिक कारक तथा उनसे उत्पन्न, यानी कि अब हम कुछ एग्जांपल देखने जाएंगे। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक में क्या बोले कि भाई रोगों के आंतरिक कारक ऐसे कारक हैं जो शारीरिक रचना और क्रियाओं के दोषों के कारण, यानी कि भाई शरीर में किसी न किसी चीज की कमी हुई है, कुछ हुआ है, किए हुए हैं। या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते हैं, जिनको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है आनुवांशिक। आनुवांशिक क्या होते हैं बेटा? कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि अगर भाई उनके माता पिता को था तो उनके बच्चों में भी आ जाता है, उनसे उनकी आने वाली संतानों में। यानी कि कुछ रोग ऐसे होते हैं, यानी कि वो रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अब कई प्रकार के अंग दोष बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे रोग होते हैं कि भाई जो जन्म से ही बच्चे को माता पिता से मिले हुए होते हैं। अब ऐसे रोग क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि भाई ये वो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही रहते हैं। आज इनमें माता पिता से उनके संतानों में, उनकी उनमें से उनके आने वाली संतानों में, इस तरीके से आने वाली पीढ़ियों में जाते रहते हैं। अर्थात माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, बता चुकी हूं। ऐसे रोगों को आनुवांशिक रोग कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? हाँ जी, हीमोफीलिया बताइए क्या होता है? हीमोफीलिया बेटा क्या होता है कि ये ना ऐसा रोग है, इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं, किसी इंसान का हाथ पैर कट जाता है, ब्लड बाहर आता है, लेकिन आप देखो थोड़ी देर बाद वहां पे वो जमना स्टार्ट हो जाता है। वो जब वहां पे जमना स्टार्ट होता है तो आपने देखा कि भाई वो क्यों जमता था, कि भाई अंदर का जो ब्लड है वो सारा ना बह पाए। ठीक है, अगर वो जमेगा नहीं, ऐसी खुला रहेगा तो अंदर कीटाणु जा सकते हैं, जिससे बीमार पड़ सकते हैं। तो हीमोफीलिया क्या होता है बेटा? हीमोफीलिया जिस रोगी को होता है उसके शरीर में क्या होता है भाई, वहां पे शरीर में थक्का बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी कि इस रोग में रोगी का रक्त में थक्का बनाने की क्षमता नहीं होती। यानी कि अगर उसको चोट लग गई तो उसका रुधिर बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, वो जमेगा नहीं वहां पे, है ना। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया वह रोग है जिसमें रोगी के रुधिर के थक्का बनने की क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। कि अगर भाई वहां पे उसका क्या नहीं हुआ बेटा, बताओ क्या नहीं हुआ? अगर वहां पे भाई उसका हाथ कट गया, ब्लड बह रहा है तो बह जा रहा है, बह जा रहा है, रुधिर जमेगा नहीं। अब सोचो एक टाइम ये भी हो सकता है कि भाई उस इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये एक रोग है, और कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है हार्मोन्स की गड़बड़ी। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है हार्मोन, हाँ जी, चैप्टर पढ़ा था बेटा, कौन सा आपका, जल्दी से, हाँ जी बताइए। एक मैंने वैसे बता रखा है हार्मोन्स क्या होते हैं, मैंने जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था, है ना। कोशिका में आपका आते हैं ना बेटा, वहां पे जब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि भाई वहां पे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो याद है किसी बच्चे को? तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, क्योंकि उस चैप्टर में ज्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि वो जो कोशिका वाला जो चैप्टर है वहां पे तो बिल्कुल आपकी कोशिका क्या होती है, ये क्या होते हैं, वो ये सब चीजें आती है ना। वहां पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, ये बहुत एक ही बार छोटा सा वर्ड बताया था, तो मैं इसको यहाँ डिटेल में बता देती हूँ। बेटा होता क्या है कि हमारे शरीर में क्या होती है, ग्रंथियां होती है। जब आप 10th में जाओगे ना, इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्या होती है बेटा, हमारे शरीर में ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां ना 3 तरीके से होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, क्लियर? कौन सी होती है? एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, ओके, और एक होती है कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। ठीक बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि जिस पदार्थ को बेटा बाहर निकालेगी उसको हम हार्मोन कह देते हैं। ठीक, बहिस्रावी ग्रंथि जिस पदार्थ को बाहर निकालती है हम उसको एंजाइम कह देते हैं।
और मिश्रित ग्रंथि का मतलब ही आपको पता है, मिश्रित यानी कि मिला हुआ, यानी कि बेटा मिश्रित ग्रंथि जो होती है ये अंतः और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, यानी कि ये हार्मोन्स को भी निकालेंगी और साथ ही साथ किसको, एंजाइम को भी। ओके है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला, हार्मोन्स की गड़बड़ी। और हार्मोन क्या करते हैं बेटा, याद रखना, हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। गुस्सा आता है अचानक से, डर लगता है, कौन, हार्मोन्स खेल खेल रहे हैं वहां पे, क्लियर। तो याद रखना हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, ठीक है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो हार्मोन हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। और कहां से हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होते हैं बेटा, ये स्रावित होते हैं, क्लियर। अगर ये याद रखना कि हार्मोन जो है, जैसे कहते हैं ना भाई कि अगर जरूरत से ज्यादा आप खा लेते हो तो भी आपको क्या होता है भाई, तकलीफ होती है, और कम खाते हो तो और ज्यादा भूख लगती है। उसी तरीके से कुछ इनका हाल होता है कि अगर जो हार्मोन्स है, अगर ये जरूरत से ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो भी आपके लिए हानिकारक है, अगर बहुत कम मात्रा में निकल रहा तो भी हानिकारक है। जैसे एक एग्जांपल दूं, हार्मोन्स, हाइट सबकी बढ़ती है, किसी की छोटी रहती है, किसी की बड़ी रह जाती है। तो वहां पे बेटा होता क्या है कि आपकी मस्तिष्क में एक कौन सी होती है, ग्रंथि होती है, जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, है ना। वो एक हार्मोन निकालती है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। अगर वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में निकलता है तो हाइट नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है, और कम निकलता तो बोनापन आ जाता है। यानी कि क्या मतलब है कि भाई हार्मोन्स का एक निश्चित मात्रा में निकलना ही जरूरी है, और साथ ही साथ हार्मोन्स क्या करते हैं बेटा, अगर हल्के से भी गड़बड़ी हुए तो सीधा फर्क आपकी बॉडी पे दिखता है, ठीक है। और बॉडी फर्क दिखेगा, बीमारी हो जाएगी कोई ना कोई, है ना। तो इसलिए इनका निश्चित मात्रा में निकलना यानी स्रावित होना बहुत जरूरी है। चलिए, अब या तो आपको ये तो पता लग ही चुका है, क्या पता लग चुका है बेटा यहाँ पे कि भाई ये जो है हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं, है ना। देखा भी देखा, वृद्धि, हाइट बढ़ा रहे थे भाई, ग्रोथ, है ना। चलो, तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां और इंग्लिश में बोल देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं बेटा, स्रावित होते हैं। हाँ जी, हार्मोन की आवश्यकता से कम या ज्यादा बनने से कई रोग हो जाते हैं, जैसे मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज, ठीक। इसको याद रखना आप, मधुमेह जो है बेटा यहाँ पे, क्लियर, इसका आप, इसके 3 नाम है। मधुमेह आप कह सकते हो, आप इसको शुगर कह सकते हो, आम भाषा में शुगर तो सबको पता होगा, आप इसको डायबिटीज भी कह सकते हो, ओके। तो इसमें होता क्या है बेटा, जो ब्लड होता है ना, जो रक्त होता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, किसकी, शुगर की, ओके। तो रक्त में किसका, ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना या शुगर की मात्रा का बढ़ जाने से क्या होता है भाई, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज हो जाता है। तो भाई हार्मोन की आवश्यकता, जैसे भाई यहाँ पे अगर बोले तो अगर ये कम निकलते हैं या ज्यादा निकलते हैं तो डिजीज होता है। जैसे अगर हम बोले मधुमेह, मधुमेह क्या है बेटा, एक बीमारी का नाम है, ठीक है, एक रोग का नाम है। इसको आम भाषा में बिल्कुल शुगर कह देते हैं और दूसरी भाषा में डायबिटीज भी कहते हैं। डायबिटीज इंसुलिन नामक हार्मोन के कम बनने के कारण होता है। तो बेटा हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, है ना, अग्नाशय ग्रंथि होती है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटा, मैंने बोला कि भाई ये मिश्रित ग्रंथि है, क्लियर, कैसी ग्रंथि है बच्चा, मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि यानी कि भाई ये हार्मोन्स को भी निकाल रही होगी, एंजाइम को भी, अभी बताया था, हार्मोन एंजाइम दोनों को, यानी कि भाई इसका अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग भी है, बाह्य भी। अब ये क्या है, इंसुलिन क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक हार्मोन है, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के कौन से वाले, अंतःस्रावी ग्रंथि वाले भाग से कौन श्रावित हो रहा है, हार्मोन श्रावित हो रहा है, ठीक है। और अगर यही हार्मोन कम श्रावित होता है तो वहां पे कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज, यानी कि आपका मधुमेह, शुगर बीमारी हो सकती है, क्लियर। क्योंकि ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की यानी कि शुगर की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है, क्लियर। और अगर यही सही मात्रा में नहीं निकलेगा इंसुलिन हार्मोन तो भाई सिंपल सी बात, रोग हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाह्य कारक तथा उनसे होने वाले रोग, रोगों के बाह्य कारक। मैंने बोला भाई कोई बाहर से आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो बेटा रोगों के बाह्य कारक ऐसे कारक होते हैं जो स्वास्थ्य को बाहरी अभिकर्ताओं द्वारा प्रभावित कर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे भाई आपके जीवाणु हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस,
ठीक है, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं बेटा? रोगाणु। तो जो रोग को उत्पन्न करते हैं आप क्या बोलोगे उनको? रोगाणु बोलोगे। याद रखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आ जाते हैं OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। तो बेटा आज मैंने आपको क्या बताया है? आज मैंने आपको बताया है स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया भाई रोग आखिर है क्या, हमने जाना भाई लक्षण क्या होते हैं, रोग के लक्षण क्या हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने जानी है और जाने हैं कुछ कारक जैसे आंतरिक और बाह्य कारक। ओके, चलिए अब आ रही है क्विज की एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए हमारे शरीर में हर समय कौन मरती जीती रहती हैं? कोशिकाएं, भूख, इच्छाएं या फिर सांसें? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। जल्दी से आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? क्या जरूरत नहीं है भाई? पहला दिया है स्वच्छ स्थान पर रहना, अच्छी आर्थिक स्थिति, सामाजिक क्षमता और प्रेम भाव, और विशाल और सुसज्जित घर में रहना। तो पूछेंगे भाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या जरूरत नहीं है? बताइए क्या आवश्यक नहीं है? चलो आज फर्स्ट क्वेश्चन था भाई हमारे शरीर में हर समय कौन मरती जीती रहती है? तो बेटा कोशिकाएं। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको यही बताया था, यानी कि आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 क्या बेटा? कोशिकाएं। क्लियर? आ जाओ आगे। हाँ जी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो भाई स्वच्छ स्थान पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमसे पूछा कौन सा आवश्यक नहीं है। अच्छी आर्थिक स्थिति भाई ये भी जरूरी है। सामाजिक क्षमता और प्रेम भाव भी जरूरी, यानी कि ऊपर तीनों वाले तो हमें जरूरी है। विशाल और सुसज्जित घर में रहना भाई ये जरूरी नहीं है। देखो एक छोटा सा कमरा है लेकिन साफ है, ठीक है, तो वहां पे क्या है बेटा? एक छोटा सा कमरा है लेकिन आपने बहुत सफाई से रखा हुआ है, तो भाई वो भी काम करेगा। जरूरी नहीं है एक बड़ा घर लेकिन गंदा, क्या फायदा? तो जरूरी नहीं एक विशाल और सुसज्जित घर में रहना, यानी कि आंसर क्लियर। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? विशाल और सुसज्जित घर में रहना। ओके, चलिए आ जाइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगी एंड बताऊंगी कि रोग जो होते हैं, यानी कि भाई रोगों की अवधि क्या होती है, कितने समय के लिए होंगे, क्या ज्यादा के लिए या फिर कम के लिए, या और यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक चीज और बताऊंगी। वो क्या बताऊंगी? वो मैं बताऊंगी बेटा यहाँ पे कि रोग के आखिर प्रकार, यानी कि भाई रोग कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रोग की अवधि यानी कि देखेंगे यहाँ पे कौन से? तीव्र रोग और साथ ही साथ दीर्घकालिक रोग। ओके, और हम देखेंगे यहाँ पे रोग के प्रकार को, ठीक है, यानी कि जानेंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।